है, मतलब वो जगह जहाँ पानी है और जहाँ मच्छर मंडराते हैं। अगर मच्छरों की बात करें तो मुझे ये अनचाहे डिलीवरी एजेंट्स की तरह लगते हैं। हाँ, ये डिलीवरी एजेंट्स वाला नाम बहुत सही है। राइट। मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है इनके किले के अंदर घुसने और तबाही मचाने का तरीका एकदम अलग है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ती है, लेकिन इसके बाद असल में होता क्या है जिससे इतनी भयंकर ठंड लगती है? देखिए, जब ये मच्छर काटती है तो प्लाज्मोडियम सीधे खून में चला जाता है, लेकिन ये तुरंत हमला नहीं करता। अच्छा, तो ये करता क्या है? की संख्या में सेना तैयार हो जाती है, तब ये लाल रक्त कोशिकाओं पर, रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है। अरे बाप रे! हाँ, वो कोशिकाओं के अंदर घुसकर उन्हें फाड़ देता है, और जब लाखों कोशिकाएं एक साथ फटती है ना, तो उनका कचरा खून में मिल जाता है। इसी से शरीर का अलार्म बजता है। ओहो, तो जो मरीज को अचानक से ठंड लगती है और वो कांपने लगता है? बिल्कुल, वो इसी अलार्म का नतीजा है। शरीर की प्रतिक्रिया होती है वो, और फिर पसीने के साथ तेज बुखार आता है। ये साइकिल में चलता रहता है। ये तो सीधा खून की कोशिकाओं को हाईजैक करना हुआ। लेकिन जब डेंगू की बात आती है जिसे एडीज मच्छर फैलाता है, तो वहां मामला थोड़ा अलग है। मैंने सुना है डेंगू में तेज बुखार तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा डर प्लेटलेट्स के गिरने का होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्लेटलेट्स को आप किले के रिपेयर क्रू या मरम्मत करने वाले मजदूरों की तरह समझ सकती हैं। मतलब जो टूट फूट ठीक करते हैं। बिल्कुल, जब नसों में कोई दरार आती है तो प्लेटलेट्स वहां थक्का जमा देते हैं। लेकिन डेंगू का वायरस सीधे बोन मैरो पर हमला करता है, जहां ये प्लेटलेट्स बनते हैं। तो वो मजदूरों का बनना ही रोक देता है? एकदम सही। और साथ ही ये वायरस खून की नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो लीक होने लगती हैं। अब सोचिए, नसें लीक हो रही हैं और मरम्मत करने वाले मजदूर गायब हैं। ओहो, इसीलिए डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाँ, यही मुख्य कारण है। और इसीलिए इन दोनों से बचने का सबसे अच्छा तरीका कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि बस पानी जमा ना होने देना और मच्छरदानी लगाना है। मतलब वो डिलीवरी एजेंट हम तक पहुंचे नहीं। बिल्कुल, एकदम बुनियादी बचाव। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो सीधे हमारे खाने और पीने के पानी के जरिए अंदर आ जाते हैं, जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया जो टाइफॉइड करता है। हाँ, टाइफॉइड का हमला तो एक बेहतरीन छलावे का उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, हमारे पेट का एसिड एक खौलती हुई खाई की तरह है, जो ज्यादातर दुश्मनों को जला देता है। लेकिन साल्मोनेला दूषित खाने या पानी से छुपकर इस एसिड से बच निकलता है और आंतों तक पहुंच जाता है। मतलब वो खाई पार कर लेता है। हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो अब होती है, जब शरीर के रक्षक, जिन्हें मैक्रोफाज कहते हैं, उसे खाने या मारने आते हैं, तो साल्मोनेला मरता नहीं है। वेट, सच में? हाँ, वो उन रक्षकों के अंदर ही जिंदा रहता है और उन्हीं रक्षकों को अपनी गाड़ी बनाकर पूरे शरीर में फैल जाता है। अरे वाह, ये तो रक्षकों को ही अपना वाहन बना लेना हुआ। इसीलिए शायद टाइफॉइड में बुखार इतने हफ्तों तक चलता है और इंसान एकदम टूट जाता है। बिल्कुल, शरीर अंदर ही अंदर इस छलावे से लड़ते लड़ते थक जाता है। और दूषित पानी की बात हो ही रही है, तो हैजा यानी कॉलेरा को कैसे भूल सकते हैं? विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया। पर जहां टाइफॉइड खून में जा रहा था, मैंने पढ़ा है कि हैजा का बैक्टीरिया अंदर गहराई में नहीं जाता। सही पढ़ा है आपने। वो बस आंतों की सतह पर बैठ जाता है। तो फिर वो इतनी तबाही कैसे मचाता है कि सारा पानी शरीर से बाहर आ जाता है? वो एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन या जहर छोड़ता है। ये जहर आंतों की कोशिकाओं के अंदर एक स्विच को लॉक कर देता है। अच्छा। और स्विच लॉक होने से क्या होता है? कोशिकाएं एकदम पागल हो जाती हैं। वो अपने अंदर का सारा पानी और नमक, जो क्लोराइड होता है, उसे बाहर फेंकने लगती हैं। मरीज के शरीर से लीटरों के हिसाब से पानी दस्त के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो मतलब मौत बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि डिहाइड्रेशन से होती है। एकदम सही। पानी की उस भयानक कमी से जान जाती है। तभी हैजा में ओआरएस का घोल एक चमत्कार की तरह काम करता है। हाँ, क्योंकि ओआरएस कोई साधारण नमक चीनी का पानी नहीं है। इसके पीछे शानदार विज्ञान है। वो सोडियम और ग्लूकोज वाला। बिल्कुल। हमारी आंतों में एक रिसेप्टर होता है जो दोनों को एक साथ अंदर खींचता है। जब ओआरएस पीते हैं तो ग्लूकोज सोडियम को जबरदस्ती कोशिकाओं में ले जाता है और अपने साथ पानी को भी वापस खींच लेता है। मतलब ये हैजा के खोले गए दरवाजों को वापस बंद करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूषित पानी और खाने का एक और शिकार हमारा लिवर भी होता है।
पीलिया या जॉन्डिस, जिसमें आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगती हैं। हाँ, लिवर हमारे किले का मुख्य फिल्टर प्लांट है। दूषित खाने से हेपेटाइटिस जैसे वायरस लिवर पर हमला करते हैं। जब हमारी लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो एक बिलिरुबिन नाम का पीला पदार्थ निकलता है। और स्वस्थ लिवर उसे साफ कर देता है। राइट। हाँ, लेकिन जब लिवर खुद बीमार हो तो वो ये काम नहीं कर पाता। वो पीला कचरा खून में जमा होने लगता है और फिर हमारी त्वचा में दिखने लगता है। तो मतलब किले का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही फेल हो गया है। और इन सब के लिए टाइफॉइड, हैजा, पीलिया, सबसे बड़ा बचाव साफ पानी और अच्छे से हाथ धोना ही है। बिल्कुल, बुनियादी स्वच्छता। ठीक है, तो ये तो हुए पानी और सतहों वाले हमले। अब हवा की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि सांस लेना तो हम रोक नहीं सकते। हवा के जरिए जो हमले होते हैं, जैसे टीबी और कोविड-19, ये बहुत खतरनाक है। टीबी का बैक्टीरिया हवा से फेफड़ों में जाता है, पर ये काम कैसे करता है? टीबी का हमला किसी अचानक हुए धमाके जैसा नहीं है। ये एक बहुत लंबी घेराबंदी है। लंबी घेराबंदी। हाँ, जब माइकोबैक्टीरियम फेफड़ों में जाता है तो शरीर के सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसकी बाहरी परत बहुत सख्त होती है, तो सैनिक उसे मार नहीं पाते, बस उसके चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं जिसे ट्यूबरकल कहते हैं, ताकि वो आगे ना फैले। एकदम सही। और वो बैक्टीरिया उस दीवार के अंदर सालों तक जिंदा और एकदम शांत पड़ा रह सकता है। अच्छा, तो एक्टिव कब होता है? जब भी इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होती है तब वो दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और फेफड़ों के ऊतकों को खरोच खरोच कर खाने लगता है। इसीलिए भयानक खांसी आती है और खून निकलता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की बात करते हैं तो वहां घेराबंदी नहीं है, वहां तो एकदम आक्रामक हमला दिखता है। कोरोना फेफड़ों की कोशिकाओं का ताला कैसे खोलता है, ये भी बड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, कोरोना के सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होते हैं और हमारी कोशिकाओं पर ACE2 रिसेप्टर नाम के ताले लगे होते हैं। तो वो स्पाइक प्रोटीन चाबी का काम करता है। एकदम परफेक्ट मास्टर की। वो ताला खोलकर अंदर घुसता है और कोशिका को अपनी फोटोकॉपी मशीन बना लेता है। मतलब अपने जैसे और वायरस बनाने लगता है। हाँ, लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान वायरस खुद नहीं करता। तो कौन करता है? हमारा अपना इम्यून सिस्टम। वो कैसे? जब शरीर देखता है कि इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई है तो वो घबराकर बहुत ज्यादा रसायन छोड़ने लगता है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इससे फेफड़ों में भयंकर सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ भर जाता है, पानी भर जाता है। हाँ, तो मतलब इंसान सांस इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वहां हवा की जगह पानी होता है। बिल्कुल। इसलिए मास्क और वैक्सीन ही इसके सबसे बड़े बचाव थे। और हवा से फैलने वाले वायरसों में खसरा यानी मीजल्स और चिकन पॉक्स भी हैं। खसरा तो इतना संक्रामक है कि अगर कोई मरीज कमरे में खांस दे तो उसके जाने के बाद भी वायरस हवा में रहता है। हाँ, और खसरे की एक और बहुत खतरनाक बात है, इम्यून एमनेशिया। ये क्या होता है? ये वायरस सिर्फ बुखार और दाने नहीं करता, ये हमारे इम्यून सिस्टम की पुरानी याददाश्त को मिटा देता है। मतलब जो बीमारियां शरीर पहले हरा चुका है उन्हें भूल जाता है। एकदम सही। खसरे के बाद इंसान बाकी बीमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अरे बाप रे! और चिकन पॉक्स जो संपर्क से फैलता है और खुजली वाले दाने करता है। उसका वायरस तो दानों के ठीक होने के बाद भी शरीर से नहीं जाता, वो नसों में जाकर सो जाता है और सालों बाद शिंगल्स नाम की बीमारी बनकर वापस आ सकता है। इसीलिए MMR और चिकन पॉक्स की वैक्सीन इतनी जरूरी हैं। बिल्कुल। हवा और सांसों की बात चली रही है तो मुझे अस्थमा पर एक सवाल पूछना है। मतलब मैंने देखा है कि हमारे नोट्स में अस्थमा भी है। हाँ, अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, धुआं या ठंड से ट्रिगर होता है। लेकिन अस्थमा कोई वायरस या बैक्टीरिया तो है नहीं, ये किसी दूसरे इंसान से फैलता भी नहीं है। तो क्या ये इस किले पर होने वाले हमले वाले कंसेप्ट में फिट बैठता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अस्थमा असल में कोई संक्रमण है ही नहीं, तो इस मॉडल में ये थोड़ा अलग तरीके से फिट होता है। कैसे? देखिए, यहाँ दुश्मन बाहर से नहीं आ रहा, यहाँ दिक्कत हमारे अपने प्रहरियों की है जो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अच्छा, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक आम इंसान के फेफड़े में थोड़ी धूल या ठंडी हवा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अस्थमा के मरीज का सिस्टम इन एकदम हानिरहित चीजों को बहुत बड़ा हमला मान लेता है। और फिर वो क्या करता है? वो तुरंत फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देता है और बहुत सारा चिपचिपा बलगम बना देता है ताकि दुश्मन अंदर ना आ पाए। ओह, तो ये शरीर का ओवर डिफेंस है जो खुद उसी पर भारी पड़ रहा है। इंसान को सांस खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए वो इनहेलर लेते हैं, राइट, ताकि वो सिकड़ी हुई मांसपेशियां शांत हो जाएं। बिल्कुल, इनहेलर प्रहरियों को शांत करने का काम करता है।
इसीलिए इसका बचाव वैक्सीन में ही बल्कि साफ वातावरण और ट्रिगर्स से दूर रहना है। तो हमने पानी, मच्छर और हवा वाले बाहरी हमलों को तो समझ लिया और प्रहरियों की घबराहट को भी। लेकिन अब हम उन बीमारियों पर आते हैं जहां बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, जहां किले का अंदरूनी सिस्टम ही बगावत कर देता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डायबिटीज, मधुमेह, जहां शरीर को ऊर्जा देने वाला सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। इसे समझने के लिए हमें फिर से उन तालों और चाबियों पर आना होगा। हम जो खाते हैं वो पचकर ग्लूकोज बन जाता है। ये शरीर का ईंधन है और ये खून में तैरता रहता है। हाँ, लेकिन ये सीधे कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। कोशिकाओं के दरवाजों पर ताले हैं और चाबी का नाम है इंसुलिन, जो पैंक्रियाज में बनता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 1 में हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से उस चाबी बनाने वाली फैक्ट्री पैंक्रियाज को ही नष्ट कर देता है। और जो टाइप 2 है, जो आज के लाइफस्टाइल में बहुत आम है, उसमें फैक्ट्री काम कर रही है, चाबी बन रही है, लेकिन कोशिकाएं उस चाबी को पहचानने से मना कर देती हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दोनों ही केस में ग्लूकोज बाहर खून में ही घूमता रह जाता है और कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं। बिल्कुल, इसीलिए मरीज को बार बार बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है। और क्योंकि खून में शुगर इतनी बढ़ जाती है, शरीर उसे पेशाब के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और अगर इसे कंट्रोल ना करें तो ये मीठा और गाढ़ा खून किडनी और आंखों को बर्बाद कर देता है। हाँ, इसीलिए संतुलित आहार सबसे जरूरी है। और लाइफस्टाइल से जुड़ी एक और बगावत है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप। तनाव और गलत खान-पान से होता है। तो क्या इसे ऐसे समझे कि किले के अंदर जो पानी के पाइप हैं, उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है? एकदम सटीक तुलना है। दिल को पूरे शरीर में खून पंप करना है। जब मोटापे या ज्यादा नमक खाने से खून की नलियों में रुकावट या कड़ापन आ जाता है, तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हाँ, और यही बढ़ा हुआ दबाव हाइपरटेंशन है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी रबर के पाइप में लगातार बहुत तेज प्रेशर से पानी भेजा जाए तो क्या होगा? पाइप अंदर से छिलने लगेगा या दरारें आ जाएंगी। बिल्कुल, यही नसों के साथ होता है। तेज प्रेशर से नसों की अंदरूनी दीवारों पर सूक्ष्म दरारें या माइक्रो टेयर्स आ जाते हैं। तो फिर शरीर इसे रिपेयर कैसे करता है? वो वहां कोलेस्ट्रॉल और फैट का लेप लगा देता है, लेकिन धीरे धीरे ये लेप इतना मोटा हो जाता है कि नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। और अगर ये दिल की नस में हुआ तो हार्ट अटैक, और दिमाग में हुआ तो स्ट्रोक। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि चक्कर या सिरदर्द जैसे लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। बिल्कुल, व्यायाम और कम नमक खाना बहुत जरूरी है इसके लिए। ये तो सिस्टम के धीरे धीरे चरमराने की बात हुई, लेकिन हमारे नोट्स में कैंसर और एनीमिया भी है। कैंसर में तो सिस्टम की अपनी ही कोशिकाएं बागी हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं और वजन गिरने लगता है, क्योंकि वो बागी कोशिकाएं सारा पोषण खींच लेती हैं। हाँ, कैंसर अनियंत्रित वृद्धि का नाम है। लेकिन मुझे एक बात पे हैरानी होती है। कैंसर जितना खौफनाक है हम सब जानते हैं, लेकिन डेटा में अनीमिया को, मतलब आयरन की कमी को भी महिलाओं के मामले में उतनी ही गंभीरता से लिया गया है। क्या सच में एक पोषक तत्व की कमी कैंसर जितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही सोचने वाली तुलना है। कैंसर डरावना है क्योंकि कोशिकाएं बागी हो गई हैं और हम अर्ली स्क्रीनिंग की बात करते हैं। लेकिन एनीमिया को कम आंकना ना, मतलब पूरे शरीर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करना है। वो कैसे? आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने का कच्चा माल है। हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर हर एक कोशिका तक ले जाती है। तो अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। बिना ऑक्सीजन की कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना सकती। इंसान को भयंकर कमजोरी और चक्कर आते हैं। तो ये सिर्फ थकावट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे शरीर के सिस्टम का स्लो सफोकेशन है, धीरे धीरे दम घुटना। महिलाओं में आयरन की जरूरत ज्यादा होती है और अगर ये पूरी ना हो तो दिल पर असर पड़ता है। वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए बहुत तेज धड़कता है। और लंबे समय में अंग फेल हो सकते हैं। मतलब आयरन युक्त आहार सिर्फ एक टिप नहीं, बल्कि जिंदा रहने की बुनियादी शर्त है। एकदम सही। तो ये दोनों ही सिस्टम फेल होने के रूप है। एक अति सक्रियता है जैसे कैंसर, और दूसरी बुनियादी कमी जैसे एनीमिया। और जब सिस्टम के पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात आती है तो एड्स से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, HIV वायरस जो इसे करता है वो बाकी वायरसों से बहुत अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि HIV किले की दीवारों या आम नागरिकों पर हमला नहीं करता, वो सीधे सेना के सेनापतियों पर हमला करता है। सेनापतियों पे? हाँ, हमारे इम्यून सिस्टम में CD4 T सेल्स होते हैं। यही तय करते हैं कि शरीर में आए किसी भी दुश्मन से कैसे लड़ना है।
HIV वायरस इन्हीं CD4 कोशिकाओं के अंदर घुसकर उन्हें मार देता है। ओहो, तो मतलब धीरे धीरे सारे सेनापति मारे जाते हैं। बिल्कुल। अब शरीर के पास सैनिक तो हैं, लेकिन उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है कि हमला किस पर करना है। इसी हालत को एड्स कहते हैं, जब इम्यूनिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इंसान एड्स से नहीं मरता? नहीं, इंसान किसी आम सर्दी जुकाम या फंगस जैसे मामूली संक्रमण से मर जाता है, क्योंकि किले के दरवाजे पूरी तरह से खुले पड़े हैं। और इसीलिए सुरक्षित यौन व्यवहार और सुरक्षित रक्त चढ़ाना ही इसका एकमात्र बचाव है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, हमने 15 प्रमुख बीमारियों को समझा। मलेरिया और डेंगू से लेकर सैल्मोनेला के छलावे तक, हवा में तैरते टीबी, कोरोना और खसरे से लेकर अस्थमा की घबराहट तक, और अंत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, एनीमिया और एड्स जैसे अंदरूनी पतंतर। बिल्कुल। इन सभी में दुश्मन अलग है, तरीके अलग है, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। हर बीमारी का तोड़ उसके होने के बाद की दवा में कम और होने से पहले के बचाव में ज्यादा है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जब हम इन बीमारियों का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, तो साफ हो जाता है कि दवाइयां सिर्फ डैमेज कंट्रोल करती हैं। हाँ, असली जीत तो उन छोटी छोटी आदतों में है जो किले को मजबूत बनाती हैं। साफ पानी पीना, आसपास पानी जमा ना होने देना, अच्छे से हाथ धोना, टीकों से सेना को ट्रेन करना और संतुलित आहार लेना। और तनाव मुक्त रहकर थोड़ा व्यायाम करना। बिल्कुल, ये कोई बहुत जटिल मेडिकल प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये बस हमारी बायोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने वाली आदतें हैं। सही कहा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस गहरी चर्चा का अंत एक बड़े सवाल के साथ करना चाहूंगी। आज हमने इतने सारे खतरनाक दुश्मनों को डिकोड किया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से ज्यादातर बीमारियों से केवल साफ पानी, स्वच्छता, समय पर टीके, अच्छे खाने और नियमित जांच से बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। तो ऐसे में ये सोचना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि क्या मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन सच में ये खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया है, या फिर हमारी अपनी रोजमर्रा की लापरवाह आदतें और हमारा लगातार प्रदूषित होता पर्यावरण। क्या हम खुद ही अज्ञानता में अपने किले के दरवाजे खुले नहीं छोड़ रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल पर चिंतन करने के लिए छोड़ते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।